रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य होता है और न्यायपालिका ही इसकी रक्षा करती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका को अधिकार है कि नेचुरल लॉ का अवॉइडेंस होने पर नेचुरल लॉ की रक्षा हमारा जुडिशरी ही करता है। इसके अलावा हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में भी नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है। जब हम आगे उसे पढ़ेंगे तो उसे और डिटेल में हम आगे अच्छे से देखेंगे। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो किसी भी देश के द्वारा कोई भी ऐसी विधि जो लंबे समय से एक ऐसे रीति रिवाज परंपरा के रूप में अपनाई जा रही थी और उसे एक समय बाद कानून के रूप में शामिल कर लिया जाए, तो ऐसे लॉ को कॉमन लॉ कहते हैं। हालांकि भारत में प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसी विधि नहीं समझ में आती, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से जाएंगे तो कुछ विधियां हमें देखने को मिलेंगी, जिसका डिस्कशन हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे। इसके बाद आता है दैवीय कानून। दैवीय कानून को हम बोलते हैं डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ से तात्पर्य है कोई भी देश जब किसी संप्रदाय धर्म के प्रति अपना आग्रह रखता है, अपना आदर्श रखता है और उस देश के द्वारा उसी धर्म, उसी पंथ और उसी संप्रदाय के कानूनों को पूर्णतः लागू कर लिया जाए और इसी को अपना कानून मान लिया जाए और उसी को उस देश का कानून घोषित कर दिया जाए, तो ऐसे कानून को दैवीय लॉ या डिवाइन लॉ कहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में डिवाइन लॉ बिल्कुल भी लागू नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन अगर धर्म सापेक्ष की बात करें तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो सऊदी अरब में जब भी नमाज का टाइम होता है तो वहाँ पे जितनी भी दुकानें होती हैं वो सारी बंद हो जाती हैं और नमाज अदा करने के बाद ही वो सारी दुकानें खुलती हैं और उनका काम वापस से शुरू होता है। इस प्रकार वो एक कानून का रूप धारण कर चुका है, उसे हम बोल सकते हैं डिवाइन लॉ। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं है। अब शुरू करते हैं हम इसी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक आता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में मदद करेगा। पहला है पॉलिटी या राज्य व्यवस्था, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। राज्य व्यवस्था में राज्य शब्द से तात्पर्य यहाँ पे स्टेट से नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट शब्द को हमारे संविधान में परिभाषित किया गया है वो है कि आर्टिकल 12 के तहत हमारे संविधान में राज्य शब्द के तहत जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, विधायिका से लेके मतलब लेजिस्लेचर से लेके एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करता है वहाँ तक के लेवल पे आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी होती हैं सारी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। उसी की बात राज्य व्यवस्था शब्द के अंतर्गत की जाती है। तो राज्य व्यवस्था उसी राज्य के द्वारा जिस व्यवस्था के अनुसार शासन चलाया जाता है उसी को बोला जाता है राज्य व्यवस्था। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक नियमों का समूह है, अर्थात किसी देश के नियम कानूनों को जब किसी भी एक जगह पर एकीकृत कर दिया जाता है, संचित कर दिया जाता है, तो उसके समूह को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब वो लिखित रूप में भी हो सकता है और अलिखित रूप में भी हो सकता है। अब इन्हीं से रिलेटेड जो राज्य व्यवस्था में शासन चलाने वाली संस्थाएं होती हैं वो 3 संस्थाएं होती हैं जो राज्य व्यवस्था व संविधान दोनों के मिश्रित रूप से कार्य करती हैं। समझते हैं कैसे। पहला होती है विधानसभा जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, दूसरी होती है कार्यपालिका जिसे बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव, तीसरी होती है न्यायपालिका जिसे हम बोलते हैं जुडिशरी। ये सारी बॉडीज़ एक राज्य शब्द की परिभाषा या राज्य के अंतर्गत आती हैं। ये जो सारे अपने कार्य करती हैं ये अपने सारे कार्य अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करती हैं। इस प्रकार ये सारी बॉडी राज्य शब्द की परिभाषा अर्थात राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करती हैं। इस प्रकार ये तीनों राज्य की परिभाषा में आती हैं और ये एक राज्य व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अगर हम इनकी बात करें, विधानसभा या लेजिस्लेचर के बारे में बात करें, तो विधानसभा जो होती है वो हमारे कानून का निर्माण करती है। विधायिका का जो प्रमुख कार्य है वो कानून का निर्माण करना है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कार्यों को, विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को, उनको लागू करना और उनके अनुसार अपना कार्य करना कार्यपालिका का कार्य होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता सारे लोग शामिल होते हैं। हालांकि कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका की बात करें तो प्रशासनिक कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। इसके बाद आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या होती है? जुडिशियरी जो भी विधानसभा लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति उन कानूनों को अवहेलना करता है, उन कानूनों की अनुसार कार्य नहीं करता, तो उन्हें जुडिशियरी के द्वारा पनिश किया जाता है। इस प्रकार तीनों विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। इनके बीच में एक पॉलिसी काम करती है, चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी होती है, जिसे चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी कहा जाता है। वो किस तरीके से कार्य करती है? तो विधानसभा के जो सदस्य सरकार बनाते हैं, विधानसभा में जो सदस्य सरकार बनाते हैं, उन्हीं के सदस्य मिल करके कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। इस प्रकार विधानसभा अदृश्य रूप से कार्यपालिका का हिस्सा होती है। विधानसभा के सदस्य ही कार्यपालिका में जाते हैं। इसी प्रकार अगर बात करेंगे न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कितनी होगी, कितने जज होंगे, किस जज को हटाया जाए या किस प्रक्रिया से हटाया जाए, किस जज को नियुक्त किया जाए या नहीं किया जाए, इसका निर्धारण भी विधानसभा के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार विधानसभा कार्यपालिका से भी जुड़ती है और न्यायपालिका से भी जुड़ती है। अब न्यायपालिका इन दोनों को कंट्रोल करती है, जैसे विधानसभा कार्यपालिका और न्यायपालिका को नियंत्रित करती है, उसी तरह न्यायपालिका भी कार्यपालिका और विधानसभा को नियंत्रित करती है। कैसे? अगर विधानसभा के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, अगर विधानसभा के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उससे न्यायपालिका असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। इस प्रकार तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करते हैं। इस प्रकार ये तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस और एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य भी करते हैं। आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो लागू होती हैं वो अलग अलग डेमोक्रेसी वाले देशों में अलग अलग प्रकार से लागू होती हैं। तो उसे समझने के लिए हमें देखना होगा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात देश के प्रकार लोकतंत्र के हिसाब से कितने होते हैं। तो दो तरीके का लोकतंत्र होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझने के लिए उसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स को देखने से हमें क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। इसके अलावा यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे देश में लिए गए हैं, शामिल किए गए हैं। पहली चीज़ देखते हैं, जो पहला पॉइंट है वो है पहल, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यदि जनता को किसी कानून की आवश्यकता होती है तो जनता सरकार से उस कानून की मांग करती है, और मांग करने पर सरकार को जनता के अनुसार जनता के अनुसार नियम और रेगुलेशन बनाने होते हैं। इस प्रकार पहली परिभाषा हो गई इनिशिएटिव। दूसरा होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह होता है जब भी लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, तो उस पर जनता की राय लेने के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है।
अर्थात उस पे जनता की क्या राय है, उस पे कानून बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके संबंध में जनता से राय ली जाती है, जिसे जनमत संग्रह कहा जाता है। तीसरा आते हैं राइट टू रिकॉल या वापस बुलाने का अधिकार। इसके तहत क्या प्रावधान होता है, जब भी कोई लीडर चुनाव लड़ता है, जब भी कोई लीडर हमारा प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, तो चुनाव लड़ने के पश्चात जब वह चुनाव जीतता है और वह अपने किए हुए सारे वादों को पूरा ना करे और जनता को ऐसा लगे कि हमारा द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि सही नहीं है, तो उसे वापस बुलाने का अधिकार होता है। अर्थात उसे एक लीडर से एक आम नागरिक बना देने का अधिकार होता है, उसे उसके पद से हटाने का अधिकार होता है। चौथे बात करते हैं राइट टू रिजेक्ट, अस्वीकार करने का अधिकार। अस्वीकार करने के अधिकार में बात करें तो जब भी वोटर्स वोट डालने जाते हैं तो उन्हें उस देश में अपने प्रतिनिधि को रिजेक्ट करने का राइट प्राप्त होता है। अर्थात वो अपने वोट से किसी भी प्रतिनिधि को रिजेक्ट कर सकते हैं, और रिजेक्ट करने से वो प्रतिनिधि, अगर ज़्यादा रिजेक्शन होते हैं तो वो प्रतिनिधि नहीं रह जाता। पांचवा पॉइंट है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सूचना के अधिकार के तहत कोई भी नागरिक गवर्नमेंट बॉडीज से अपनी महत्वपूर्ण सूचना या कोई भी जानकारी, किसी योजना की जानकारी, अपने पैसे की जानकारी या अन्य संबंधित जानकारियां जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, वह मांग सकता है सरकार से। इस प्रकार राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, रेफरेंडम और इनिशिएटिव जैसी फीचर्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो दो चीज़ें स्पेशली शामिल हैं वो शामिल है, पहला राइट टू रिजेक्ट और दूसरा शामिल है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में कानून बना के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से लाया गया। इसके बाद इसी के तहत भारत में सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन भी किया गया। इसे हम आगे डिटेल में जब हम आयोग पढ़ेंगे, कमीशंस पढ़ेंगे, तो हम उसके डिटेल में और बात करेंगे। इसमें दूसरा जो पॉइंट इंडिया में शामिल किया गया है वो है राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट के बारे में बात करें तो राइट टू रिजेक्ट भारत में नोटा के रूप में शामिल किया गया है। अर्थात जिस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्रों में ये राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन जो होता है वो सीधे होता है सामान्य तौर पे, लेकिन जो भारत में है वो थोड़ा कन्वर्ट करके आया है, जिसे बोलते हैं नोटा। नोटा का ही अस्तित्व है राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट में जैसे अपने वोटर्स को अपने प्रतिनिधि को रिजेक्ट करने का राइट होता है, इसी तरह भारत में नोटा के तहत वो रिजेक्ट करने का अधिकार नोटा के तहत इंडियंस को प्राप्त है। इसमें अगर नोटा के बारे में बात करें तो नोटा में इसमें हम जब वोट डालने जाते हैं तो प्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है नोटा का। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे दो प्रतिनिधि हो गए, एक प्रतिनिधि है ए, एक प्रतिनिधि है बी, ये दो हो गए। अब ये जब भी चुनाव लड़ेंगे तो इनके लिए एक हो गया नॉर्मल वोट्स और एक हो गया नोटा के वोट्स। नॉर्मल वोट्स अगर मान लेते हैं किसी भी मेंबर को अगर नॉर्मल वोट्स मिलते हैं, ए को मिले 50, नोटा में पड़े 50, बी को मिले इसमें 30 और नोटा में बी की तरफ से पड़े 70। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में नोटा इस प्रकार से काम करेगा कि जो भी इन्हें वोट मिले हैं,
इन वोट्स में से सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिले हैं वो जीत जाएगा। जैसे ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 50 वोट मिले हैं, तो ए यहाँ पे जीत जाएगा, बी हार जाएगा। लेकिन यहाँ पे नोटा के जो वोट्स हैं इनका वैल्यूएशन नहीं किया जाता, जबकि जो राइट टू रिजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसी पे बेस्ड था कि टोटल वोट पे, जैसे 100 वोट पड़े हैं तो 100 वोट में से कितने वोट वोटर्स ने प्रतिनिधि को डाला है और कितने में रिजेक्ट किया है, इन दोनों के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है, इंडिया में होता है कि जितने वोट्स हैं उनको हटा करके जितने वोट्स पड़े हैं उसके अकॉर्डिंग काउंट करके जितने वोट सबसे ज़्यादा जिसे पड़े हैं वो उसे विनर बना दिया जाएगा। जबकि होना ही चाहिए कि नोटा के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए कि जिस प्रतिनिधि को ज़्यादा नोटा पे वोट पड़े हैं उसके चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए और उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। इस प्रकार नोटा का कॉन्सेप्ट भारत में शामिल किया गया है राइट टू रिजेक्ट के तहत। तो इस प्रकार भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 2 विशेषताएं शामिल हैं, एक राइट टू रिजेक्ट, एक हो गया राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जो इसी का दूसरा पॉइंट है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में 2 बेस होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है विधायिका व कार्यपालिका के संबंधों के आधार पे, जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है केंद्र एवं राज्य के संबंधों के आधार पे, जिसे बोला जाता है सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। ये भी 2 होती है और ये भी 2 होती है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो इसमें होता है, पहला होता है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा होता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। किसमें होता है? विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पे। और केंद्र एवं राज्य के संबंधों के आधार पे भी 2 होते हैं, एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो चलिए, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसे यहीं पे एंड करते हैं और इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत हम कल करेंगे। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।